और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई। सीसीटीवी में कैद हुई है धमाके से पहले की तस्वीर। तो पार्किंग टोल पर खड़ी थी धमाके वाली कार। शाम 6:23 की है ये तस्वीर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने। ये देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है। ये गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी हुई थी। सीसीटीवी में ये कैद हो चुकी है तस्वीरें। आप देख सकते हैं मास्क लगाया हुआ है ड्राइवर ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और ऐसे में कहा जा सकता है यहाँ पर कि ये जो गाड़ी थी वो 6 बजे से खड़ी हुई थी। सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। 6:23 की ये तस्वीर बताई जा रही है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कि ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी। तो ये तस्वीरें देखिए और आपको समझ में आएगा किस तरह से ये जो गाड़ी थी यहाँ पर खड़ी हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता पंकज का। पंकज, देखिए तस्वीर सामने आई है, इसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति इस गाड़ी में बैठा हुआ है, मास्क भी उसके चेहरे पर दिख रहा है, यानी कि जो चेहरा है वो साफ नहीं दिख पा रहा है। क्या कुछ बताया जा रहा है इस तस्वीर को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस तरह की तस्वीर सामने आई है। फिलहाल जिस तरह से एजेंसी लगी हुई हैं, तमाम एजेंसियां देश की, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम लगी है और इस तरह पे इसी आधार पर कई जगह छापेमारी भी की गई और जल्द ही इसका खुलासा भी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ एक परिवार है जिनके या इनके घर से एक यहाँ पर LNJP में आए हैं मिलने। मैं सबसे पहले इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज़। अब्दुल, क्या नाम था आपका? जो मोहसिन भाई हमारे सुईवलान में रहते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? वो रिक्शा के चालक हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। और सुईवलान में ये दरियागंज के बैक साइड है, लोकल एरिया हमारा, यहाँ रहते थे वो। और रिक्शे में लेके अपने सवारी छोड़ने गए थे। बिल्कुल उनका तो बॉडी भी नहीं मिल पाई, अब जाके शनाख्त हुई है उनकी। तो आपको सब सूचना कब मिली, कब से है? हम तो जिस हुआ था हम उसी तरफ थे, हम दरियागंज में ही थे जिस टाइम ब्लास्ट हुआ है। गोलचा सिनेमा से आगे दरियागंज है, बस पेट्रोल पंप से आगे हम बढ़ रहे थे सवारी लेने के लिए। मैं ऑटो चालक हूँ। सवारी लेने के लिए उसी टाइम ब्लास्ट हुआ और गाड़ी हमारी एकदम हवा इंटेंसिटी इतनी थी कि हमारी गाड़ी पीछे हो गई। उसके बाद वहाँ से भगदड़ मची, हम भी अपनी गाड़ी छोड़ के कुछ देर के लिए भागे, क्योंकि हमने आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं। वहाँ से भागे 10-15 मिनट बाद फिर अपने उस समय आप अगर और उन्होंने आपने देखा हो रहा है, किस तरह का माहौल था उस समय, कैसा हुआ था? सर हादसा तो ऐसा था कि सर कि हम घबराहट के वहाँ से भागना, हम पहुँचे दोबारा वहाँ पे, किसी का हाथ पड़ा है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, कोई सर किसी की गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे ही वो बिल्कुल जल चुका है, ये हाल था। और वहाँ से फिर हम खड़े रहे। फिर पुलिस वालों ने, कुछ ऐसे भी थे जो चल के आ सकते थे, उनको गाड़ी में बिठा के मरबन तक लेकर आए। फिर दोबारा वापस गए तो पूरा एरिया जिनकी आप क्या डेथ हो चुकी कंफर्म? जी। आप क्या कितनी उम्र थी और कहाँ के रहने वाले थे? वो सर रहने वाले तो यूपी साइड के थे, मगर वो कहते हैं दिल्ली एरिया के अंदर वो बाहर से ही कमाने आ रहे थे दिल्ली में। कितने दिन से रहते थे आप? वो 5-6 साल से। क्या काम क्या करते थे? ई रिक्शा के चालक थे वो भी। ई रिक्शा चालक थे। तो आप लोग उन्हीं के साथ रहते थे? रहते नहीं है सर, दोस्ती हमारी आसपास में घर है हमारा, वो भी हम जानते हैं एक दूसरे को। उनके परिवार से कोई आया है? आए हैं, सब अंदर ही हैं। अभी उनकी बहन सिस्टर सब अंदर ही आए हैं, भैया भैया। अच्छा, आप लोग उनके दोस्त हैं इसलिए आप लोग भी यहीं पे हैं। कब से आप यहाँ पे? सर हम तो रात से ही हैं, जब से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से यहीं पे ही हैं। जी सर। अभी अस्पताल परिसर या पुलिस से कुछ बात हुई, क्या स्थिति है, किस तरह का उनका? स्थिति तो सर ये है कि पुलिस वालों ने बहुत हेल्प करी है, बाकायदा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब आ गई थी बॉम्ब के वारदात पे। बहुत जल्दी काम हुआ है, सबने हेल्प करी है। ये नहीं है कि पब्लिक ने एक दूसरे की बहुत हेल्प करी है। जैसा हो सका वैसे पब्लिक को यहाँ पे लेके आया गया। कुछ एम्बुलेंस लेके आई, कुछ पुलिस वाले अपनी जिप्सी में लेके आए, कुछ ऑटो वाले लेके आए, कोई रिक्शे वाले लेके आए, जिससे जो बल पड़ा सबने करा, एक दूसरे की हेल्प सबने करी। इनके दोस्त थे ये रिक्शा चालक, ये लोग। बता दें आपको, ब्लास्ट के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें चिल्लाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में धमाके के बाद अफरा तफरी दिखाई दे रही है। तो सोशल मीडिया यूजर के कैमरे का ये वीडियो है और ये तस्वीरें हैं सीसीटीवी फुटेज, जिसमें कि गाड़ी जो है वो पार्किंग में किस तरह से खड़ी थी वो भी यहाँ पर तस्वीरें सामने आ चुकी है। 6:23 की तस्वीरें हैं सीसीटीवी फुटेज की। यहाँ पर एक गाड़ी जिसमें धमाका हुआ है वो खड़ी रहती है, उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन शाम 6:23 की तस्वीरें हैं जिसमें ये साफ देखा जा सकता है किस तरह से जो ड्राइवर था वो गाड़ी में बैठा हुआ है। ये वही गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ है, ये वही गाड़ी है जो लाल किले के पास खड़ी हुई थी पार्किंग में और उसके बाद इसमें ब्लास्ट हो जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप में जो जानकारी इस समय निकलकर सामने आ रही है, ये जो गाड़ी i20 जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया है,
जिसका जिक्र किया जा रहा था कि तारिक के नाम से ये गाड़ी जो है वो रजिस्टर है, लास्ट गाड़ी जो है जिसको बेची गई है तारिक है। ये जानकारी निकल कर आ रही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो फरीदाबाद पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसको एब्सकॉन्डिंग बताया था, यही वो तारिक है, डॉक्टर उमर मोहम्मद तारिक जो इसका पूरा नाम है, और इसी के नाम पर लास्ट ये गाड़ी जो है वो रजिस्टर हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद का मॉड्यूल जिसको एक्सपोज किया था जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर, उसी मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है इसे ब्लास्ट करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के गिरफ्तार होने के बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर तारिक जो है वो पैनिक में था, और पैनिक में आकर ही उसने इस तरीके से इस ब्लास्ट को जो है वो ट्रिगर कर दिया, और जो अपना एक जैश ए मोहम्मद के जो एक दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी उसको अंजाम देने की कोशिश जो है उसकी तरफ से की गई है। अब ये सारी की सारी सुई जो है वो पुलवामा यानी कि साउथ कश्मीर का जो इलाका पड़ता है जहां से इस पूरे मॉड्यूल को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि सबसे पहले इस नेटवर्क के साथ डॉक्टर आदिल अहमद राथर जो है वो जुड़े थे, और उनके जो उनका हॉस्पिटल के अंदर यानी कि जो मेडिकल कॉलेज है अनंतनाग के अंदर, उसके अंदर बाकायदा उनका एक AK-47 राइफल बरामद हुआ था जब सहारनपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद अल फलाह जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहां से उनके कमरे से जो पूरा विस्फोटक जो है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया जाता है, डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी वहां से होती है, 5 और अन्य लोगों की गिरफ्तारी वहां होती है। लेकिन डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वो कहीं ना कहीं एब्सकॉन्डिंग हो जाता है, और अब कहीं ना कहीं पूरी जांच की जो सुई है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद तारिक के ऊपर जो है वो जाकर रुक रही है। और ये देखने की बात की देखा जा रहा है कि आखिरकार जैश ए मोहम्मद का ये जो नेटवर्क है वो पिछले कितने दिनों से इस मॉड्यूल पर काम कर रहा था, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है डॉक्टर आदिल सबसे पहले इस नेटवर्क के साथ जुड़े थे, और 31 अक्टूबर 2024 के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा देकर वो सहारनपुर चले गए थे, जहां पर वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे और लगातार अपनी गतिविधियों को वहां बढ़ा भी रहे थे। पिछले 3 महीने से फरीदाबाद के अल फलाह कॉलेज का जो कैंपस है वहां पर ये कमरा लेकर अपने साजो सामान के जो आतंक का साजो सामान है उसे वहां एकत्रित करने की कवायद जो है वो चल रही थी। और जब जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बाबत टिप मिली तो उन्होंने बाकायदा पूरी एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और यहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक को जो है वो बरामद किया। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो इसका सीधा कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है वहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बिल्कुल रमन, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है और लगातार हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से एक्टिवली पुलिस यहाँ पर छापेमारी करती हुई दिखाई दे रही थी, इन स्लीपर सेल्स पर एक तरह से शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये माना जाए हड़बड़ी में क्या हुआ ये ब्लास्ट है, क्योंकि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकी थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो पकड़े जा रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर लाल किले पर इस घटना को अंजाम दे दिया। इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। जी गीतू, चलिए ठीक है रमन, हमारे साथ लगातार बने हुए। यश, तो हम यही इस वक्त जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या ये हड़बड़ी में किया गया ब्लास्ट है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे आतंकियों पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा था और इतनी भारी मात्रा में अगर विस्फोटक कहीं से बरामद हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि कुछ और बड़ी वारदात करने की फिराक में आतंकी थे, कोई बड़ा धमाका या फिर चेन विस्फोट भी हो सकते थे। बिल्कुल सही चीज का जिक्र किया। सबसे पहली बात, स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा जब तक इस पे एजेंसीज पुष्टि नहीं करती। लेकिन क्या ये बड़ा आतंकी हमले की प्लानिंग थी और ये हबड़ तबड़ में इन्होंने ये ब्लास्ट कर दिया कल, क्योंकि जिस इलाके में किया वो ऑलरेडी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। और आपको सभी को पता है, हमारे दर्शकों को पता है कि पुरानी दिल्ली, वहां पे फॉरेनर्स का आना जाना लगा रहता है लगातार। वहां पे इंडियन सारे आपकी टूरिस्ट होते सारी जगहों से, लेकिन फॉरेनर्स भी होते। तो क्या ये इंडिया की छवि को बेकार करने के लिए किया गया कोशिश? क्या ये बड़े पैमाने पे करने वाले थे? क्योंकि सुबह 350 किलो RDX मिलता है दिल्ली NCR में, उसके बाद पुरानी दिल्ली जो कि बहुत ही फेमस इलाका है अपनी शॉपिंग, अपनी टूरिज्म और रेड फोर्ट के कारण, वहां पे ये हमला होता है। और गाड़ी चलती हुई, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ी स्पीड में चल रही थी जब ये धमाका हुआ। काफी सारे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जो आसपास कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे, जिन्होंने झटका महसूस किया। उन सभी का ये कहना है कि यह एक मामूली झटका नहीं था, ये बहुत तेज तीव्रता का झटका था। और जिस तरीके से उसका विस्फोट था, आसपास की दुकानें, वहां सब में वो जो ट्रेमर होते हैं उनको फेल किया गया। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बहुत बड़े एक प्लानिंग की साजिश है तो क्या ये साजिश यहाँ पे खत्म होती है या फिर
अभी भी एजेंसीज तो कोई टिप मिली है या फिर एजेंसीज अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या पता अभी भी एनसीआर में या फिर ऊपर नॉर्थ स्टेट्स में, साउथ स्टेट्स में कहीं पे कोई ऐसा ईआईडी हो, वहां पे आरडीएक्स हो जहां पे उन्हें इंफॉर्मेशन मिली हो, टिप ऑफ मिला हो। क्या पता अभी दिल्ली पुलिस भी जम्मू पहुंचे, क्या पता इन्वेस्टिगेशन मिलके करे, क्योंकि ये एक एजेंसी का काम नहीं है। यहाँ पे पूरी देश की एजेंसीज को, पुलिस को मिलके काम करना होगा, तभी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल। और प्रेम, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, और आज इसका 5वां दिन होगा, क्या माना जाए इसको लेकर भी अब अलर्ट है और यहाँ पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है? हाँ बिल्कुल, बीतो से दिल्ली से यात्रा वृंदावन तक पहुंच रही है। उसके बाद में यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डीजीपी राजीव कृष्ण को दिशा निर्देश दिए गए, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे में निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के जितने भी तमाम हिस्से हैं, जो मुख्यतः जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे उसमें मथुरा हो, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एलआईयू की टीम को, आईबी की टीम को, और जो सुरक्षा एजेंसी है उनको इनपुट दिए जा रहे हैं। वह सुरक्षा एजेंसी गुप्त रूप से जो इनपुट जुटाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ में जो आसपास के इलाके जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। और रात्रि से ही सभी जिले के एसएसपी, डीएम रात भर यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं। जहां पर बॉर्डर है, चाहे देखिए गोरखपुर से लगा हुआ नेपाल का बॉर्डर है, वहां पर भी सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उसी के साथ साथ जब ये दिल्ली में बम हादसा हुआ, धमाके का हादसा हुआ, उसमें अमरोहा जो एक व्यक्ति है, यूपी के अमरोहा से एक व्यक्ति की जो है मृत्यु बताई गई है। उसी साथ में गाजियाबाद और देवरिया से 2 लोग जो है इंजर्ड बताए गए। इसी के साथ में जितने भी लोग हैं जो यूपी से बाहर की तरफ जो आते हैं, उनकी भी यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसी के साथ में सभी जगह पर जो है तहकीकात की जा रही है। किसी भी तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर लोगों को ना इकट्ठा किया जाए, सभी की चेकिंग की जाए। हर तरह से किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध अगर दिखता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। पुलिस हर तरह से, हर दृष्टिकोण से जो है तहकीकात कर रही है, लोगों के पास जा रही है। होटलों में जिस तरह से देखिए धार्मिक स्थल है, मथुरा धार्मिक स्थल है, अयोध्या धार्मिक स्थल है, बनारस धार्मिक स्थल है, इन सभी स्थलों पर बाहर से पर्यटक भी आते हैं। और पर्यटक आने के साथ में बड़ी तादाद पर यहाँ पर होटल का व्यवसाय भी है। तो सभी होटलों पर जाकर रात से ही पुलिस चेकिंग कर रही है, आने वाले लोगों की जानकारी ले रही है आने से, और यहाँ से जो लोग चेकआउट करके जा रहे हैं उन्हीं की भी जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल। और रमन, देखिए जिस तरह से ये पूरा यहाँ पर अटैक हुआ है, और ये माना जाए कि पिछले काफी लंबे समय से इसको लेकर तैयारियां भी चल रही थी, तो ये माना जाए कि ये जो जैश ए मोहम्मद लगातार बातें कर रहा था कि बदला लेना ऑपरेशन सिंदूर का, और अभी हाल फिलहाल के ही उसके बयान है, तो क्या माना जाए कि उस वक्त उसने एक तरह से इशारा कर दिया था कोई बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरह से जो बदले की भावना उसके अंदर पल रही थी, वो कुल मिलाकर ये तैयारी थी कि कैसे दिल्ली को निशाना बनाया जाएगा। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जिस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं, करीबन 1 साल से जैश ए मोहम्मद ये तैयारी कर रहा था दिल्ली को दहलाने के लिए। इसलिए बाकायदा डॉक्टर आदिल को जो अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज है वहां से इस्तीफा दिलवाकर इसको सहारनपुर को जो है वो शिफ्ट किया गया, ताकि वहां पर वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके। फरीदाबाद में 3 महीने पहले जो है वहां पर वो अल-फलाह जो कॉलेज का कैंपस है वहां पर वो कमरा लेता है, और उसके बाद वहां पर साजो सामान इकट्ठा करना शुरू करता है। यानी कि आप ये समझिए 3 महीने पहले दिल्ली को दहलाना है, इसकी प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से फरीदाबाद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत कर दी गई थी। और इसके साथ साथ में जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद को एक बहुत भारी चोट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पहुंची थी, बाकायदा हम कहें तो अजहर मसूद के 14 परिवार के 14 लोग जो हैं बहावलपुर जो जिस बिल्डिंग को, जिस मरकज को जो है वो पूरी तरीके से, जिससे मरकज सुभान अल्लाह कहा जाता था, उसे डिस्ट्रॉय किया गया था प्रिसाइज अटैक के द्वारा, भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। उसमें 14 लोग जो हैं उनके मारे गए थे, उनके परिवार के। तो ये एक दर्द ऐसा था जो कहीं ना कहीं बार बार उनको कुरेद रहा था, और इसी दर्द का बदला लेने के लिए दिल्ली को दहलाने की कोशिश जो है वो की गई थी। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए देश को दहलाने की कोशिश की, उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तो वो समझ गए कि सीधे तौर पर भारत के साथ युद्ध लड़कर वो जीत नहीं सकते हैं। इसलिए जो पिछले 35 सालों से प्रॉक्सी वॉर वो जम्मू कश्मीर के अंदर
जो जिसका खेल खेल रहे हैं, आतंक के जरिए 1000 कट्स जो उनकी एक पॉलिसी रही है, 1000 कट्स एंड ब्लीड वाली जो पॉलिसी रही है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश उन्होंने दोबारा से की है। और बाकायदा इस बार उन्होंने देश की राजधानी को चुना था दहलाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने 360 किलो के आसपास में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो वहां पर जमा करके रखा था। हो सकता है यहां से इसकी संख्या या क्वांटिटी जो है वो और बढ़ानी हो, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को जो टिप मिली, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो जानकारी इंटेल इनपुट के माध्यम से मिली, उसके आधार पर जब फरीदाबाद के उस अल फलाह जो कॉलेज कैंपस है वहां पर कार्रवाई की गई, बाकायदा ऑपरेशन किया गया डॉक्टर आदिल अहमद राथर के पकड़े जाने के बाद, तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है उसका भांडाफोड़ हो गया और जो एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी उस साजिश को जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया। तो अब यहां से आगे और कई और नेटवर्क हो सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर साइमल्टेनियसली। जैश ए मोहम्मद और अंसारुल गज़वे हिंद जो एक कह सकते हैं कि अल कायदा का एक प्रॉक्सी मुखौटा जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर जिसको स्थापित किया गया था, जाकिर मूसा जिसका सरगना था, तो उसकी देखरेख में जिस तरीके से इस पूरी नेटवर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश जो है वो रची जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस तरीके की धमकियां जो है वो लगातार मिली थी कि उत्तर प्रदेश को, वाराणसी को, अयोध्या को जो है वो दहलाने की साजिश जो है वो रची जाएगी। अलर्ट पर सुरक्षा बल थे और इस बार कहीं ना कहीं ये चूक है। पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, तो क्या माना जाए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा लाल किले पर जब मॉक ड्रिल की गई थी उस वक्त भी सुरक्षा में एक बड़ी चूक इसे माना जा रहा था, और ऐसे में अब तो इतना बड़ा नुकसान ये हुआ है कि 9 लोगों की मौत इसमें हो गई है। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स? बिल्कुल, देखिए ये सब जांच का विषय है, सिक्योरिटी लैब्स है या किस कारणों बस ये हुआ है, तमाम चीज़ों पर जो टीमें हैं जांच करें, जांच के बाद ही खुलासा होगा कि क्या कारण है। लेकिन कहा जाए तो सिक्योरिटी लैब्स का कि यहाँ से गाड़ी आई, किस तरह से वहाँ पहुँची थी, इनके गाड़ी में किस तरह का मटेरियल था, ये एक सवाल खड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियाँ बोलती रहती हैं कि ये चीज़ें ऐसे हैं, सतर्क हैं ऐसे, लेकिन ये गाड़ी क्या बॉर्डर से आई, क्या दिल्ली में ही थी, एक तमाम चीज़ों पर सवाल है। फिलहाल इस पर जाँच हो रही है, बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है अभी अस्पताल परिसर के बाहर, जिनके परिवार के लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है वो लोग आ रहे हैं और तलाश रहे हैं। अभी उनको ये भी जानकारी नहीं है कि मेरे परिवार के लोग कहाँ हैं, किस स्थिति में, कैसे हैं। तमाम लोग हैं, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए एक पिता हैं, अपने बेटे की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हैं और कितने दुख में है, मैं इनसे ही बात करूंगा कि इनकी क्या स्थिति है। सर, अपने बेटे की तलाश में आया? रात 10 बजे से यहाँ 10 बजे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला। क्या नाम था आपके बेटे की? पंकज। वहाँ उसमें घटना के समय बात हुई थी, पहले बात हुई थी? नहीं, वो स्विच ऑफ है, मतलब रात से ही। तब से फोन स्विच ऑफ है। क्या स्थिति है, कुछ जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है ना कार की ना उसकी इनकी। तो आप लोगों ने अस्पताल परिसर में या पुलिस से संपर्क किया? पंकज नहीं, वहाँ गया था, जाने नहीं दिया अंदर जाने नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? मना कर है। अब सुबह तो अब देखते हैं अब क्या होता है अभी। अच्छा, अभी पता नहीं चल पा रहा है। देखिए ये परिवार है, पंकज का फोटो मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए जो पंकज है उसका फोटो और ये उनके पिता हैं, यहाँ पर तलाश कर रहे हैं कि क्या स्थिति। आप समझ सकती हैं कि जिस परिवार को सूचना मिली है उसके बाद आने के बाद लगातार लोग थाने और यहाँ पर अस्पताल के बाहर इस तरह से परेशान हैं और चक्कर लगा रहे हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये पंकज है, इनका बेटा है जो घटना के बाद से इसका फ़ोन स्विच ऑफ और इसकी तलाश जारी है। ये पिता हैं, पिता पंकज यही है? हाँ यही। ये तब से अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई ना, रात से अभी तक जानकारी नहीं मिला। पंकज, इनकी जो बात हुई थी अपने बेटे से आखिरी बार कब हुई थी? रात को क्या कुछ वो बता रहा था, कहाँ पर मौजूद है? आप अपनी बात रखिए। आप आखिरी बार पंकज से कब मुलाकात हुई थी, कब बात हुई थी? शाम को 7:30-5 बजे। उसके बाद से बात नहीं हुई? नहीं। देख सकती हैं ये पिता हैं, इनका दर्द कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। जिस तरह से इनकी आंखों में आंसू है, भावुक हैं। अभी भी इनको पंकज की तलाश है कि पंकज किस स्थिति में है, कहाँ है, अभी तक जानकारी नहीं हुई। ये माहौल है, इस तरह का माहौल है लगातार। अगर हमने इंडिया डेली की टीम में 3 ऐसे पेरेंट्स हैं यहाँ पर जो आए थे जिनसे बात किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब घटना हुई उससे पहले से बात हुई लेकिन उसके बाद से जानकारी नहीं मिल पा रही। तो ये भी स्थिति है, इस तरह की भी दिक्कतें हैं। परेशान है और ऐसे में अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम इस पर अपनी कवरेज जारी रख रहे हैं।